हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 1, 2, 3 और 4 इसमें जो भी हम पढ़े हैं थोड़ा एक बार रिकॉल इसको यानी रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल यानी प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, सेल क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जर्म लेयर क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के हो जाते हैं: उपकाला, संयोजी, पेशी, तंत्रिका। उसके बाद देखा कि उपकाला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के हो जाते हैं उपकाला ऊतक, लेकिन यह रूपांतरण होकर बना लेता है एक और इसे उपकाला ऊतक 3 प्रकार का हो जाता है। एक होता है सरल सल्की उपकला, सरल उपकला, संयुक्त उपकला और विशिष्ट उपकला। सरल उपकला भी 3 प्रकार के हो जाते हैं: सरल सल्की, सरल घनाकार और सरल स्तंभकार। उसके बाद हम देखा संयुक्त उपकला 2 प्रकार के हो जाते हैं: संक्रमित उपकला और अस्तरित उपकला। और हमने देखा विशिष्ट उपकला कितने प्रकार के हो जाते हैं बाबू, 3। कौन कौन? ग्लैंडुलर इपिथेलियम। उसके बाद हमने देखा कि सेंसरी इपिथेलियम और तीसरा पिगमेंटेड इपिथेलियम। उसके बाद हमने देखा कि ग्लैंडुलर इपिथेलियम ग्रंथि क्या होती है। उसके बाद देखा कि ग्रंथि कितने टाइप्स के हो जाती हैं। और उसके बाद हमने देखा कि स्त्राव के आधार पर कितने टाइप्स के हो जाती हैं। उसके बाद हमने देखा पिगमेंटेड इपिथेलियम। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। आज हम देखेंगे संयोजी ऊतक। उपकाला ऊतक तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे संयोजी ऊतक यानी जिसे हम इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे संयोजी ऊतक। इसमें ब्लड आता है। अब सबसे पहले इसको देखते हैं इसका उत्पत्ति क्या है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो संयोजी ऊतक होते हैं इसका उत्पत्ति मेसोडर्म से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति किससे होता है बाबू, मेसोडर्म से। अब बात करते हैं कि इसका उत्पत्ति तो हो गया, इसके बॉडी में क्या कार्य करता है। तो इसका कार्य होता है शरीर में विभिन्न पदार्थों को जोड़ना। नाम में से स्पष्ट हो रहा है कनेक्टिव, यानी किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है यानी जोड़ रहा है। तो शरीर में विभिन्न पदार्थों को, शरीर में विभिन्न अंगों को जोड़ना, शरीर में विभिन्न अंगों को जोड़ना। ठीक है, इसके अंदर अस्थि और उपास्थि आ जाते हैं। अस्थि कहे तो बोन और उपास्थि कहे तो कार्टिलेज। उपास्थि को सुरक्षा प्रदान करता है और शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन कराता है। परिवहन का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले देखें कि संयोजी ऊतक क्या होते हैं, इसका उत्पत्ति क्या है। मेसोडर्म से इसका उत्पत्ति होते हैं। इसका कार्य हमने देखा कि क्या है। तो इसका कार्य, पहला इसका कार्य है कि शरीर में विभिन्न अंगों को जोड़ता है। नाम से स्पष्ट रोल है यानी कनेक्टिव टिश्यू, यानी कनेक्ट कर रहा है किसी चीज़ को। तो इसका नाम शरीर में विभिन्न अंगों को जोड़ता है। उसके बाद अस्थि, इसके अंदर अस्थि यानी उपास्थि आते हैं, अंतरंगों को सुरक्षा प्रदान करता है और शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन का मतलब क्या हुआ, हम जो भी फूड खाते हैं उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं यानी पोषण मिलते हैं वो हमारे सेल तक कैसे पहुंचते हैं, यही पहुंचाता है, कनेक्टिव टिश्यू पहुंचाता है उसको। उस जो हम फूड खाते हैं उससे जो एनर्जी या फैट्स जो भी चीज़ मिलते हैं जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक है वो ब्लड से टिश्यू ऑब्जर्व कर लेते हैं उसको। ठीक है, अब बात करते हैं कि मेसोडर्म यानी संयोजी ऊतक में क्या क्या पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक में क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले पाए जाते हैं आधात्री। संयोजी ऊतक में आधात्री पाई जाती हैं यानी मैट्रिक्स कहते हैं इसको। और इसमें आधात्री पाए जाते हैं और कुछ इसमें कोशिकाएं पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाए जाते हैं और कुछ तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के बात करें कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, संयोजी क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहले पाए जाते हैं आधात्री यानी मैट्रिक्स। उसके बाद कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसके बाद तंतु। अब हम बात करते हैं कौन कौन से तंतु पाए जाते हैं। तो इसमें जो तंतु पाए जाते हैं वो 3 तंतु पाए जाते हैं किसमें, संयोजी ऊतक में। एक होता है कोलेजन तंतु, कोलेजन फाइबर्स। एक होता है इलास्टिन तंतु, इलास्टिन फाइबर। एक होता है कार्टिलेजिनियस तंतु।
कार्टिलेजिनस फाइबर, ठीक है। तो हमने देखा कि जो संयोजी ऊतक में है जो वह तंतु कोलेजन तंतु, इलास्टिन तंतु और कार्टिलेज तंतु, ठीक है। यह 3 तंतु पाए जाते हैं। और बात करते हैं इसमें कोशिकाएं कौन कौन से कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसमें जो होती हैं फिब्रोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल। दूसरा इसमें मास्ट सेल। तीसरा इसमें पाई जाती हैं फैट सेल इसमें पाई जाती है। किसमें? यह सब संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं। हमने लिखा संयोजी ऊतक में क्या क्या पाया जाता है। आधात्री पाए जाते हैं। आधात्री हम देखेंगे आधात्री क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि कोशिकाएं कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो फिब्रोब्लास्ट सेल यानी तंतुकोरक कोशिका, मास्ट सेल यानी मास्ट कोशिका, यानी फैट सेल यानी वसा कोशिका। चौथा हो जाता है प्लाज्मा सेल यानी प्लाज्मा कोशिका, ठीक है। उसके बाद हो जाता है माइक्रोफेज सेल, जिसे माइक्रोफेज सेल यानी महाभक्षारू कोशिका, ठीक है। अब हम देखते हैं आधात्री क्या होता है। आधात्री एक तरल पदार्थ होता है। जैसे तरल कोई पदार्थ होता है उस तरह के यह आधात्री पदार्थ होते हैं। और यह आधात्री कौन बनाता है? अब बात करते हैं आधात्री कहाँ पाया जाता है। संयोजी ऊतक में पाए जाते हैं। और आधात्री कौन बनाता है? तो इसमें जो कोशिकाएं जो उपस्थित हैं कौन कौन? फिब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल, फैट सेल, प्लाज्मा सेल और माइक्रोफेज सेल। इसमें जो सेल उपस्थित है वही यह इस आधात्री को बनाती है। अब बात करते हैं आधात्री कौन बनाता है। इसमें उपस्थित कोशिकाओं द्वारा ही बनाई जाती है। सबसे पहले लिख लेते हैं। यह एक तरल पदार्थ होता है और इसमें उपस्थित कोशिकाओं द्वारा इसमें प्रेजेंट कुछ सेल ही इसको बनाती है, इस आधात्री को बनाती है, ठीक है। इसमें जो उपस्थित जो सेल्स होती हैं कौन कौन? ये फिब्रोब्लास्ट सेल, मास्ट सेल, फैट सेल, प्लाज्मा सेल और माइक्रोफेज सेल। जो इसमें सेल जो प्रेजेंट होती है वही इसको आधात्री को बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं यह आधात्री किस चीज़ का बना होता है। तो यह म्यूकोपॉलीसैकेराइड के यह बने होते हैं, ठीक है। यह म्यूकोपॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक सेल के बारे में देखेंगे। यानी फिब्रोब्लास्ट सेल क्या होता है, मास्ट सेल क्या होता है। आधात्री तो देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे सेल, उसके बाद देखेंगे हम तंतु। तो सबसे पहले देखते हैं हम फिब्रोब्लास्ट सेल क्या होते हैं। तो इसको साफ कर देते हैं हम 1 मिनट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिब्रोब्लास्ट सेल क्या होते हैं। फिब्रोब्लास्ट सेल क्या होता है बाबू? फिब्रोब्लास्ट सेल कुल मिलाकर ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है फिब्रो यानी फाइबर, और ब्लास्ट मीन्स का होता है फॉर्मिंग, ठीक है। तो फिब्रोब्लास्ट सेल यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो फिब्रो मीन्स का होता है फाइबर, और फॉर्मिंग मीन्स का बनाने वाली। जो फाइबर बनावे यानी जो तंतु बनाए उसे तंतुकोरक कोशिका, यानी इसका फिब्रोब्लास्ट सेल का हिंदी होता है तंतुकोरक कोशिका। तो जो तंतु बनाएगा उसे यानी जो फाइबर बनाएगा उसे फाइब्रोब्लास्ट सेल कहते हैं। और बाबू यह जो फाइबर होते हैं यह संयोजी ऊतक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने आपसे बताया था कि जो इसमें जो आधात्री जो कोशिकाएं जो उपस्थित होती है वही बनाती हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में कोई अगर आधात्री बनाता है तो वह होता है फिब्रोब्लास्ट सेल, क्योंकि यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है संयोजी ऊतक में, ठीक है। दूसरा सेल है माइक्रोफेज सेल, ठीक है। माइक्रोफेज का इसको स्कैवेंजर सेल भी कहा जाता है। स्कैवेंजर सेल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो माइक्रोफेज सेल को स्कैवेंजर सेल भी कहा जाता है। इसलिए स्कैवेंजर सेल भी कहा जाता है, ठीक है। यह माइक्रोफेज भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। माइक्रो का मतलब हो गया बृहद। माइक्रो का मतलब क्या हो गया बाबू? बृहद। और फेज मिस का होता है फेज मिस हो गया फेगोसाइटोसिस। यानी फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए यह कोई एक सेल है, कोई सेल है और यह इसके नीचे कोई बैक्टीरिया है। यह एक सेल है, इसके नीचे बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है।
तो सबसे पहले हम देखा कि माइक्रोफेज सेल क्या होते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे तंतुकोरक बना था, फिब्रोब्लास्ट बना था, वैसा ही जो माइक्रोफेज होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो हो गया माइक्रो यानी बृहद, माइक्रो में इसका तो कोई बड़ा चीज़ को बोलते हैं माइक्रो, और फेज में इसका होता है फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस को समझने के लिए आपका भाई है, आप पूरे यकीन करके इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। मेरा भी कुछ अचीवमेंट है जो उसको अभी मैं अचीव नहीं कर पाया हूँ, और प्रयास जारी है, स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन टाइम निकाल कर मैं भी कुछ वीडियो बना लेता हूँ आप लोग से कनेक्ट रहने के लिए, ठीक है। और मेरा भी इसमें फ़ायदा है। मेरा फ़ायदा इसलिए है क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि बोलने से क्या होता है आदमी के जो माइंड है एकदम रिफ्रेश रहता है। रिफ्रेश का मतलब क्या, जैसे अपने हम मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं वैसा ही रिफ्रेश रहता है। तो इसलिए मैं सोचा कि कुछ आप लोगों से कनेक्ट रहें और मेरा डाउट भी कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि फेगोसाइटोसिस क्या होता है बाबू। तो कुल मिला के बात करें तो फेगोसाइटोसिस का अर्थ, मान लीजिए यह कोई सेल है, इसके नीचे बैक्टीरिया है, तो यह सेल इस बैक्टीरिया को कैसे मारेगा। मान लीजिए हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर करा, लेकिन हमारा जो बॉडी के इम्यून सिस्टम है उस बैक्टीरिया को मारने चाहेगा, तो कैसे मारेगा। तो ब्लड में पाए जाते हैं माइक्रोफेज सेल। यह माइक्रोफेज सेल क्या करते हैं बाबू, फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो यही बताता हूँ मैं फेगोसाइटोसिस क्या होता है। मान लीजिए कोई यह सेल है और ये बैक्टीरिया इसके नीचे है, तो यह बैक्टीरिया क्या करेगा, इस सेल को, जो यह सेल है, यह सेल क्या करेगा, अपने अंदर ऐसे इसको एनगल्फ कर लेगा। इस बैक्टीरिया को अपने अंदर थोड़ा सा एंगल्फ करिए, और आने वाला समय में इस बैक्टीरिया को अपने अंदर रह जाएगा और इसको खा जाएगा, इस बैक्टीरिया को मार देगा। बैक्टीरिया क्या हो गया, डेड हो गया। बैक्टीरिया क्या हो गया बाबू, डेड हो गया। इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया माइक्रोफेज सेल। उसके बाद हम देखेंगे मास्ट सेल क्या होते हैं। उसके बाद हम देखा कि आधात्री में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं। सबसे पहले फिब्रोब्लास्ट सेल, उसके बाद देखा कि माइक्रोफेज सेल। अब हम देखते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल तो कुल मिला के बात करें तो जो मास्ट सेल होते हैं यह 3 रसायन का रिलीज करते हैं। कौन कौन से रसायन हो जाते हैं हम बात कर लेते हैं उसको। यहाँ पर 3 केमिकल रिलीज करता है कौन, मास्ट सेल। 3 केमिकल रिलीज, ठीक है। 3 केमिकल को रिलीज करता है कौन, मास्ट सेल। कौन कौन होता है, एक होता है हिस्टामिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन, दूसरा का होता है हिपेरिन, ठीक है। तो 3 केमिकल रिलीज करता है कौन, मास्ट सेल। एक होता है हिस्टामिन, दूसरा सेरोटोनिन, तीसरा का हिपेरिन। और इसका क्या कार्य होते हैं किसका कार्य, जो मास्ट सेल 3 केमिकल रिलीज करते हैं इसका क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले जो हिस्टामिन होता है, यह हिस्टामिन क्या करता है, यह आर्टरी को, मान लीजिए यह आर्टरी है, इसमें कोई ब्लड सप्लाई हो रहा है, ब्लड सप्लाई इसमें हो रहा है, ब्लड सप्लाई इसमें क्या हो रहा है बाबू, ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो यह जो मास्ट सेल जब हिस्टामिन रिलीज करेगा, जिस ब्लड वेसल्स में हिस्टामिन रिलीज करेगा, उस आर्टरी को या ब्लड वेसल्स जो भी हो, वह हिस्टामिन इसको डायमीटर को यहाँ पर बढ़ा देगा। अब कितना इसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा कि नहीं। यह कब होता है, जब ब्लड में जो घाव पर जब चोट लगता है तब होता है, यानी ताप बढ़ जाने पर बॉडी के तब होता है यह, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेरोटोनिन क्या करता है, यह आर्टरी का डायमीटर, मान लीजिए आर्टरी इतना है या आर्टरी इतना है, जो मास्ट सेल रिलीज करेगा हिपेरिन, तो आर्टरी का डायमीटर कम कर देता है, यानी लेस डायमीटर कर देता है। उसके बाद बात करते हैं हिपेरिन क्या करता है, यह एंटीकोगुलेंट, हिपेरिन क्या करता है, एंटीकोगुलेट। यानी यह एंटीकोगुलेंट मतलब क्या हुआ कि यह, मान लीजिए यह एक बोतल है, इसमें हम ब्लड रखे हैं, इस ब्लड ऐसा ही ब्लड को रख दिए हैं, तो यह क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट का मतलब क्या हुआ, ब्लड जम जाएगा। लेकिन इसमें जब हम क्या करेंगे, जब हिपेरिन में मिला देंगे इस बोतल के अंदर, तो ब्लड इसको रखेंगे, ब्लड में इसको अंदर रखेंगे ब्लड, जब इसमें हिपेरिन मिलाए रखे हैं,
तो यह ब्लड को जमने नहीं देगा। कौन? हिपेरिन जमने नहीं देगा। ठीक है, तो आज का हमारा यहीं पर हुआ समाप्त लेक्चर। जो हमारा लेक्चर नंबर 6 आएगा उसको वेट करिए और कमेंट्स और सब्सक्राइब करिए, और जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मैं उस टॉपिक पर बनाने के लिए राजी हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।